नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में, दुनिया में होता है लेकिन पाकिस्तान में जो दो बड़ी ताकतें होती हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट है और एक अवामी ताकत होती है। अच्छा, पूरी दुनिया में देखने में आया है कि जी अवामी ताकत जो है वो सबसे बड़ी होती है और किसी भी जमहूरी निज़ाम में सबसे ताकतवर जो होता है वो अवामी ताकत होती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से कह लीजिए कि कभी अवामी ताकत ज़्यादा बड़ी नज़र आई तो कभी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़्यादा बड़ी ताकत नज़र आई। अभी हालिया जो सिचुएशन है वो ये है कि पीडीएम मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए अवामी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। वो कहती है कि हमारे साथ अवाम की ताकत है जिससे हम मौजूदा हुकूमत को उसका ख़ात्मा कर देंगे। दूसरी तरफ हुकूमत और हुकूमत के वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, यानी हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल साथ खड़ी है, सपोर्ट है उसकी। तो एक तरफ पीडीएम के साथ अवामी ताकत तो हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट की ताकत, ये सामने नज़र आया। लेकिन इस दौरान जो बात सामने आई कि आया लॉन्ग मार्च के ज़रिए अवामी ताकत से पीडीएम हुकूमत को गिराएगी, ये फ़ैसला भी हो चुका था। एकदम पीडीएम के एक बहुत अहम जो है वो रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक तजवीज़ दे दी कि हम इमरान खान, मौजूदा हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ला के इस हुकूमत को गिराते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक बात हर आदमी जानता है और ये इस्टेब्लिश भी है, और अभी चंद हालिया वाक़यात ऐसे हैं कि ये बिल्कुल उस पर मोहर लगाता है कि अदम एतमाद के सिलसिले में हुकूमत के पास जो वसाइल होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और अमूमन अदम एतमाद फेल हो जाता है। लेकिन अदम एतमाद मौजूदा हालात में एक ही सूरत में कामयाब हो सकता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल कर ले या इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम को सपोर्ट कर दे या बिलावल साहब को सपोर्ट कर दे। अदरवाइज़ इस्टेब्लिशमेंट अगर हुकूमत के साथ खड़ी है जिसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब होना बड़ा मुश्किल तो छोड़े नामुमकिन नज़र आता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और इशू छोटा सा है, वो छोटा सा तो है लेकिन बड़ी बात है। वज़ीर आज़म ने पिछले दिनों फ़ॉरेन फंडिंग केस के ऊपर कहा कि मैं ओपन ट्रायल के लिए तैयार हूँ। चैलेंज किया उन्होंने, अपोजिशन ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता क्योंकि बड़ा हसास मामला है। लेकिन आज इमरान खान ने सिर्फ इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर यह कह दिया कि मैं तो क्लियर हो गया, मेरी तो क्लियरेंस हो गई और अपोजिशन फंस गई। अब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके इस स्टेटमेंट, पहले वाले स्टेटमेंट से कौन सी क्लियरेंस हो गई। हालांकि उन्होंने पिटीशन भी रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अभी तक उन्होंने रिटन खुफिया प्रोसीडिंग के लिए लेटर भी लिखा हुआ है और डिले के हवाले से बड़े स्टेटमेंट मौजूद हैं। लेकिन वो कैसे कह रहे हैं कि क्लियरेंस हो गया, ये उनके नुमाइंदे आज होंगे, उनसे बात करेंगे। मेरे साथ हैं तीन अहम गेस्ट हैं। आरुफ करा देते हैं रज़ा एतराज़ साहब, सीनियर सियासतदान, साबिक वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। रियाज पतियाना साहब हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शेख वक़ास अकरम साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ होंगे। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। रज़ा एतराज़ साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। सबसे पहले एक तरफ ताकत है अवामी जो पीडीएम दावा कर रही है और हम देख भी रहे हैं जलसे जुलूस हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े, और लॉन्ग मार्च का उन्होंने दावा किया था कि हम इसके ज़रिए अवामी हुकूमत, अवाम के ज़रिए लॉन्ग मार्च के ज़रिए मौजूदा हुकूमत को घर भेज देंगे। लेकिन अभी जो बिलावल भुट्टो जो इन्हीं का हिस्सा हैं, उन्होंने एक तजवीज़ दे दी है अदम एतमाद की। अब सवाल ये पैदा होता है, आपसे बेहतर कौन जानता है सर कि अदम एतमाद के लिए पार्लियामेंट में इस्टेब्लिशमेंट जो दूसरी ताकत है, जो कि कहा जाता है कि जी हुकूमत के साथ खड़ी है, उसकी मदद के बग़ैर तो ये नहीं हो सकता। तो क्या बिलावल को कोई ऐसा एश्योरेंस है
क्या इस्टेब्लिशमेंट अपना रास्ता तब्दील कर रही है, और क्या पीडीएम अगर इस्टेब्लिशमेंट रास्ता नहीं तब्दील कर रही है तो पीडीएम अगर ये बात मानती है तो किस हद तक कामयाब होगी, और अगर कोई नुकसान होता है तो अवामी ताकत कहाँ खड़ी होगी, क्या होगा सर, क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल सवाल है और बड़ा इसका तफसील से मैं जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ जितनी बात कर सका मैं ज़रूर करूँगा। ज़रूर। देखिए डॉक्टर साहब, मैं बारहा आपके प्रोग्राम से भी और पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस हुकूमत का ये शाखसा है कि इसने पाकिस्तान की अफवाज को इतना बदनाम कर दिया है कि जितना माजी की किसी हुकूमतों ने नहीं किया। अगर बिजली भी कभी इशू बना तो इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है, डीजल की प्राइस बढ़ी है तो भी इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए था। हुकूमतें बहुत सारे मामलात में इंडिपेंडेंट होती हैं और होनी भी चाहिए, और सिविलियन ब्यूरो और सिविलियन निज़ाम हुकूमत में ऐसा होता भी है। अब क्या इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, इस पे डॉक्टर साहब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर खड़ी नहीं हो सकती। फिर जो कुछ बयान आए, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बयान दिए, या जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इसकी रिबटल्स आई, उसमें तो बड़ा क्लियर ये बात इस्टेब्लिश हुई कि नवाज शरीफ साहब एड्रेस कर रहे थे तो वो भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस भी कर रहे थे और उन्हीं को अटैक भी कर रहे थे एट द सेम टाइम। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो थी वो अगर डिफेंड भी कर रही थी तो इस्टेब्लिशमेंट को कर रही थी और इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही थी। तो आज जो आपने सवाल किया, इसके बाद तो जो चेन ऑफ इवेंट्स में यूँ अब सामने नज़र आ रहा है कि जो पीडीएम है ये वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट है। इस वक्त हुकूमत कहीं नहीं है, ये पीडीएम जिसमें फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और बाकी जो शेरपाव साहब की जमात है या एएनपी है या और मजहबी जमातें हैं, ये हैं ऑल वर्सेस पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा मुकाबला है। ये पाकिस्तान की तारीख में को जो भी हिस्टोरियन जब भी मौरख इसको लिखेगा, इसको वो सुनहरी रूप से नहीं लिखेगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों ने अपने ही मुल्क की अफवाज के ख़िलाफ़, अपने ही इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये मुजाहरे किए। अब सवाल ये उठता है इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है डॉक्टर साहब फ़कत वो नाअहली इस हुकूमत की जो इनके ना करदा गुनाहों की, इस्टेब्लिशमेंट के ना करदा गुनाहों की सज़ा भी उनको मिल रही है पाकिस्तान की अवाम से। देखें, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में, चाहे आप कराची बैठे हैं फतेहाना साहब इस्लामाबाद में या शेख साहब लाहौर में, तो अगर आप ये देख लें कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में अवामुल नास ने उंगलियाँ उठानी शुरू की बावजह इस हुकूमत के, जो इस हुकूमत ने पाकिस्तान की अफवाज को, मुसल्लह अफवाज को, इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को, मुझे ये बताइए किसको कंट्रोवर्शियल नहीं किया। वो जो आपको याद होगी इमरान खान साहब की मशहूर स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिस पे मॉकरी बनाई थी, उन्होंने मिमिक्री बनाई थी, उसको इमिटेट किया था ख्वाजा आसिफ साहब को, जो उन्होंने फ़ोन कॉल किया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। उसकी ज़रूरत क्या थी? वो किसको क्या बताना चाह रहे थे कि कमर जावेद बाजवा साहब को शेख ख्वाजा आसिफ साहब ने फ़ोन किया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, तो फिर ये इलेक्शन जीत गए। यानी कि बाजवा साहब को और कोई काम नहीं था सिवाय हारी सीटों को जितवाने के, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद अपने आर्मी चीफ के सेट को उसकी वो तस्दीक कर रहे हैं। ठीक, क्या ये बनता था? अब ये जब ऐसी हरकतें होंगी तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट पे खामखा इल्ज़ामात आएंगे। मैं इसको डॉक्टर साहब इसको इस अंदाज से समझता हूँ कि हमें चाहिए कि ये जो मामलात हैं, जो आपने सवाल किया अपना बिलावल साहब के हवाले से, बिलावल साहब ने जो बात की है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि हमें फ्लोर ऑफ द हाउस, हमें नो कॉन्फिडेंस की मूव लानी चाहिए। देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस नंबर गेम में आज के वक्त पीटीआई के पास वो नंबर्स नहीं है, नंबर्स मौजूद है, पीडीएम के पास वो नंबर्स नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर को उड़ा सके। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि बहुत सारे मेंबर्स इस वक्त गवर्नमेंट के वो पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ शायद अदम एतमाद में बड़ा से बड़ा कदम उठा जाए। ठीक है,
ठीक है, मैं बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन सर ये आपने वहाँ ये जुमला क्लियर नहीं किया जो मैंने सवाल किया था कि अदम एतमाद की तहरीक बगैर इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के नहीं हो सकती, पीडीएम नहीं कर सकती। और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर साहब अगर देखें ना डॉक्टर साहब, अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहे, देखिए एक बदनामी वाली एक लाइन का जवाब सर, एक लाइन का जवाब सर। डॉक्टर साहब गंदी बात होगी अगर खुदा ना खास्ता एस्टेब्लिशमेंट पीडीएम का साथ दे देती है तो डॉक्टर साहब फिर तो ये हुकूमत एक दिन भी नहीं गुजारा कर सर। न्यूट्रल होती है तब सर, न्यूट्रल अगर न्यूट्रल हो जाए तो इत्तेहादी। देखिए अगर न्यूट्रल भी हो जाए, मेरा ख्याल में जो कि उसको न्यूट्रल है या न्यूट्रल होना पड़ेगा सर, तो इसमें भी डिबेट की जा सकती है। आगे बात करूंगा आपसे। रियाज फतियाना साहब, आप बहुत कमजोर विकेट पे खड़े हुए हैं। आपके नंबर ऑफ पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट जो है वो बहुत क्लोज है सर। अख्तर मैंगल के जाने के बाद इत्तेहादियों के रहमो करम पर आप हैं और जाहिर है ये विकेट कमजोर कहलाई जाती है। लेकिन सर बिलावल भुट्टो की इस तजवीज़ को कि आपके खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए, वज़ीर आज़म भी वेलकम कर रहे हैं, वज़रा भी वेलकम कर रही है, पूरी हुकूमत वेलकम कर रही है सर, ये माजरा क्या है सर? डॉक्टर दानिश साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से अपने बहुत पुराने रुफ़क़ा-ए-कार और दोस्त रज़ा हयात हराज और शेख वकास अकरम को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं दोनों और बहुत माशाल्लाह समझबूझ वाले दोस्त हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर तारीख को उठाकर देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ख़िलाफ़ 1999 में अदम एतमाद की तहरीक मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने पेश करने की कोशिश की थी और उस वक्त सदर ममलिकत ग़ुलाम इसहाक़ खान भी उनकी सपोर्ट कर रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट की किसी न किसी तरीके से उनको तायद हासिल थी, लेकिन वो तहरीक कामयाब नहीं हो सकी थी। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की। दूसरा ये कि अदम एतमाद के वोट पूरे करने अपोजिशन का काम है, हुकूमत का नहीं। उन्होंने अपने, अगर सपोज़ अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है और हुकूमत अपने अरकान को रोक देती है कि आपने हाउस में जाना ही नहीं है, तो अब लोग तो पूरे करने हैं, अपोजिशन है। और तीसरा ये कि इत्तेहादी जमातें कहीं नहीं जा रही, इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ हैं। आजकल तो एक चेयरमैन यूनियन कौंसिल को नहीं हटाया जा सकता, वो अदम एतमाद नहीं होता। वो तो वज़ीर आज़म है, तमाम सरकारी इख्तियारात के साथ, तमाम सरकारी वसाइल के साथ, इसलिए ख्वाब खाली है। मेरा ख्याल है कि ये खूबसूरत मूव है जो हुकूमत के हक़ में जाती है। इस बात से अपोजिशन डिवाइड हो गई है। जो मौलाना फजल रहमान साहब की सोच थी या मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की, वो तो मेरा ख्याल सबूतास हो गई है। और मोहतरम बिलावल साहब की जो नई सोच और नई ऑफ़र आई है, यकीनन इसके पीछे क्या है वो तो मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि इससे हवा निकल गई है अपोजिशन के गुब्बारे से। और मेरा ख्याल है कि अब सेनेट के इलेक्शन में भी सारी जमातें हिस्सा ले रही हैं। आज हिस्सा लेंगी, कोई एक आधा उनका जो ज़ाहिर है जो उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उनका हिस्सा बनता है, फिर उनसे रिज़ाइन करेंगी। ये मेरा ख्याल मजाक है और कुछ नहीं है। ये अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए एक शुगल है जो अपोजिशन कर रही है। इसका फ़ायदा ना आवाम को होगा ना उनको होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो असल में हुआ ये कि इनके बहुत सारे लोग उनको छोड़ कर जा रहे थे। इनके रुकन, इनके जो सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, वो इनको छोड़कर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मैं जब भी हल्के में जाता हूँ, बहुत सारे लोग इनकी पार्टी के उनसे अलग होकर हमारे साथ आ जाते हैं। ये वो खौफ है कि अगर इन्होंने झांसा दिया अपने वर्कर्स को कि हम तो वापस आ रहे हैं इक़्तिदार में, लेकिन ये ख्वाब ही है, उसमें अमल नहीं होगा। असल थ्रेट इनको क्या है कि मौजूदा हुकूमत, अगरचे इसको नुकसान पहुंचा, कोरोना वायरस की वजह से महंगाई थोड़ी बहुत हुई और डॉलर ऊपर गया, चूँकि मुल्क की मैशत विरासत में एक इंतहाई कमज़ोर मिली इस हुकूमत को। लेकिन इस हुकूमत के इक़दाम जो नौजवानों के लिए कर रही है, इंसाफ हेल्थ कार्ड की शक्ल में इंश्योरेंस गारंटी पूरे पाकिस्तान के स्पेशली बड़े सूबों में, सब छोटे सूबों में भी दी जाएगी, और कर्जे की स्कीम है, 50,000 स्कॉलरशिप्स हैं। इससे हुकूमत की पॉपुलरिटी में जो इजाफा हो रहा है, इन्हें खदशा है कि अगर 5 साल इमरान खान के पूरे हो गए तो अगले 5 साल भी 2028 तक उसको सर ग्रेट सर, बचने के लिए सारे इक़दाम। ठीक है, मैं ज़रा सा अगले मेहमान से भी ज़रा कमेंट्स लेता हूँ। सर, आपने दोनों की गुफ्तगू की, मेरे सवाल भी सामने हैं। आप क्या समझते हैं सर, इस मौजूदा सिचुएशन आपको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है
कि फतेहाना साहब की बात भी मैंने सुनी, हेराज साहब की बात मैं पूरी नहीं सुन सका, मगर आखिर में चंद जुमले उन्होंने कहे मैंने सुने। मेरी नज़र में डॉक्टर साहब पहली बात तो ये है कि ये बात सच है कि इस वक्त बज़ाहिर ये नज़र आता है कि PDM जो है उसके लिए बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि इमरान खान को कैसे गिरा सकते हैं। PDM की क़यादत के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज ये है कि एक दूसरे के साथ स्टिक होकर रहना कैसे है, इकट्ठे कैसे रहना है। और जिन चीज़ों का ऐलान इन्होंने PDM की बुनियाद रखते वक्त किया था, जो कि एक स्केड्यूल ऐलान किया था जिसमें उन्होंने कहा था पहले जलसे होंगे, फिर लॉन्ग मार्च होगा, फिर धरना होगा और फिर धरने के बाद आखिरी हरबा इस्तीफे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टेटेड पोजीशन से पीछे हुए। जैसे ही जलसे ख़त्म हुए, लाहौर वाला जलसा जो कि एक अच्छा जलसा था, बट अमेजिंगली को बहुत बड़ा जलसा नहीं था, बट अच्छा जलसा था, बड़ा जलसा। तो उस जलसे के अंदर आपको पता है कि लाहौर के लोग जो है वो पूरे बाहर नहीं निकले। कहते हैं कि सर्दी बहुत थी उस दिन। उसके बाद लॉन्ग मार्च की जो पोजीशन थी उससे पीछे गए। सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो स्टांस था वो चेंज किया, ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से जो स्टांस था वो चेंज किया। और फिर आपको पिछले 2-3 हफ्ते पहले टीवी पे PDM की मौलाना फजलुर रहमान के अलावा नून लीग भी और पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोग इस्तीफ़े देने का जो अमल था उससे हटना या लॉन्ग मार्च का जो अमल था उसके हवाले से अजीबो गरीब बयान देते हुए नज़र आए। राना सनाउल्लाह साहब भी नज़र आए, खाकान अब्बासी साहब भी। बिल्कुल ये ऐसा लग रहा था कि जो है वो यू टर्न हो गया है इनकी पॉलिसी में, शिफ्ट में, जो कि बज़ाहिर नज़र ये आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने CEC की एक कहानी इनके सामने रख के इन दो बड़ी जमातों को जो है वो इन्होंने हाईजैक किया और वो कर लिया कामयाबी के साथ कि जी मेरी CEC तो ये कहती है, अब मैं क्या करूं, हम एक जमहूरी जमात हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी बेटी और अपनी पार्टी को ये कहा कि ये क्योंकि दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, आप इनको कोई ऐसा मौका फराहम ना करें जिससे ये दौड़ जाएं, तो आप जो ये कहते हैं उसको मान लें। यानी कि इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शन में अगर ये पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो वो भी कबूल कर लें, ज़िमनी इलेक्शन की बात करते हैं तो वो भी कबूल कर लें। आप इनको मौका ना दें। भागना तो इन्होंने है ही है, मगर दुनिया ये देखे कि ये खुद भागे हैं, हमने इनको मौका नहीं दिया और वही हुआ, उन्होंने वो बातें भी मान ली। अब जिस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट हुआ तो बिलावल भुट्टो वहाँ नज़र नहीं आए। फिर अचानक लाड़काना में जिसको मेरे भाई रजा ने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल बात की है, और वो क्या है कि अदम एतमाद। ठीक है, इसमें तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कोई नहीं है और ऐसे ही होता है, मगर जो नुक्ता नज़र मौलाना फजलुर रहमान का था और जो मियाँ नवाज शरीफ का था वो ये था कि इन हाउस चेंज जो है वो ऑप्शन नहीं है। अवाम की ताकत से अवामी प्रेशर बिल्ड किया जाए। इन हाउस चेंज इसलिए ऑप्शन नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने, आप देखें ना, अब मैं आज आपको एक और बात करने जा रहा हूँ, शायद आपको इल्म हो या आपको पसंद ना आए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ संजरानी के साथ? पता है आपको क्या हुआ? संजरानी बचा क्योंकि सलीम मानवी वाला भी बच गया ना जी। मेरी आप बात समझ रहे हैं? जी। संजरानी को भी तो सपोर्ट मिली थी पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस वक्त वो चेयरमैन बने। बिल्कुल। तो लोगों को तो संजरानी नजर आया, लोगों को ये नजर नहीं आया कि अदम एतमाद की 2 तहरीकें थी। सिर्फ चेयरमैन नहीं बचा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बच गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। और फिर जहां तक बिलावल भुट्टो साहब बात करते हैं, और जैसे आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चीजें वो नहीं होती, बिलावल भुट्टो साहब को तो गिलगित बल्तिस्तान का भी कहा गया था और वो कहते फिर रहे थे अपने इंटरनल हलकों में और जलसों में कि स्वीप है, हमारा चीफ मिनिस्टर है, बल्कि लोगों को पार्टी में आने की दावत दे रहे थे कि हमें ये गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत मिल जाएगी, उसके बाद लाइन लग जाएगी तो आ जाओ जल्दी जल्दी पीपल्स पार्टी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? और फिर गिलगित बल्तिस्तान में इसके साथ क्या हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ। सो कहने का ये मकसद है, अगर PDM अपने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के स्टांस से हट के इन हाउस चेंज की तरफ, अदम एतमाद की तरफ आती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर फिर PDM की ये कहानी कि ये जाली हुकूमत है, ये जाली काबीना है, ये जाली वजीर आजम है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये तो लेजिटिमेटी नहीं रह जाती फिर। क्योंकि अगर आप अदम एतमाद ले आएंगे तो फिर PDM की एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है। PDM की जो वजूद की बुनियाद रखने की वजह खत्म हो जाएगी। और मेरे ख्याल में
पीडीएम इखलाकी तौर पे अपनी लेजिटिमेसी लूज कर बैठेगी, क्योंकि अगर आप अदम एतमाद में जाते हैं तो फिर आप उसको जाली तो नहीं ना मानते, फिर तो आपने उसको मान लिया वजीर आजम, फिर आप हुकूमत के ऊपर सिलेक्टेड का दावा तो नहीं कर सकते, तो फिर आपने हुकूमत को भी मान लिया, तो फिर ये जो जलसे करके पंजाब को पिछले 2 महीने से जलील किया है उसका मकसद क्या हुआ? तो मैं ये समझता हूं कि ये डिवीजन जो है कि एक चंद पार्टियां इन हाउस चेंज की बात कर रही हैं और चंद पार्टियां जो हैं वो पब्लिक प्रेशर की बात कर रही हैं, ये डिवीजन एक कंफ्यूज्ड और वीक पीडीएम का सिग्नल दे रहा है। अब 4 फरवरी को ये मिलके बैठेंगे, लेकिन ना हम उसकी मेहनत करेंगे, हम उसको मनाने की कोशिश करेंगे। भाई आप जलसों में कहते नहीं रहे कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और तो सर्दी लगने लगी जे। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी दोबारा मुझे तो नजर आ रहा है कि ये पीडीएम को डिच करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए जरदारी साहब ने बिलावल साहब के बयान के बाद एक बयान दिया है जो फायर फाइटिंग या डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है कि इस्तीफों के अलावा हमारे पास बहुत बड़े ऑप्शंस हैं और थोड़े को कख ऑप्शन नहीं जे, थोड़े को यही ऑप्शन थी जिसके ऊपर आपने पीडीएम बनाई थी। आपके पास अदम एतमाद का ऑप्शन होता, आपके पल्ले वोट होते तो आप अदम एतमाद लेना आते। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि ये पीडीएम का मुस्तकबिल तो मुझे को डावाडोल ही नजर आ रहा है। ठीक है, और पीपल्स पार्टी सबसे पहली दौड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब पीपल्स पार्टी 2 किश्ती के इस पर सवार है, आप कहना चाहते हैं। मैं आगे चल के बात करूंगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक से पहले एक छोटा सा जुमला, एक बात जरूर कहना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंस्टीट्यूशन के हवाले से, कि अभी जो है इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने चंद अहम इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत दी है। उनमें आपको पता है कि जुडिशरी भी है, उसमें इलेक्शन कमीशन भी है, नैब भी है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी है, चंद अहम जो हैं इदारे मौजूद हैं। लेकिन गुज़िश्ता 73 साल में और अभी जो हम देखने में आ रहे हैं वो अक्सर फैसले इन आज़ाद इदारों के दबाव के तहत आते हैं, दबाव के तहत आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई इदारा जो इस वक्त दबाव में नहीं है और फैसले मेरिट पे कर रहा है तो वो ऑडिटर जनरल ऑफिस है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस, जो मेरिट पे फैसले कर रहा है। हालांकि उस पर बहुत दबाव है लेकिन वो दबाव लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अहम तरीन मुल्क के इदारे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इस वक्त दबाव की बुनियाद पर बेशतर फैसले कर रहे हैं। ये बताना एक ज़रूरी था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हिराज साहब आपके पास 5 मिनट है। मेरा सवाल ये है कि सर आवाम मौजूदा हुकूमत से बहुत मायूस है, ये आप भी कहते हैं, सभी कहते हैं, और उम्मीद जोड़ी भी है उन्होंने पीडीएम से। अब अगर पीडीएम के जिससे उम्मीद जोड़ी हुई है इस आवाम ने, अगर वो भी आवाम को मायूस करते हैं अपने फैसलों की बुनियाद पर, जिस तरह अभी बताया जिस तरह हो रहा है, तो फिर क्या होगा सर? डॉक्टर साहब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। पहली बात तो ये डॉक्टर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि अवाम की वाबस्तगी पीडीएम के साथ इतनी ज़्यादा है, और ये एक बहुत गंदा प्रेसिडेंट होगा जहाँ जलसे जलूसों से आप इलेक्टेड हुकूमतों को निकाल सकें। अगर आज ही हुकूमत गई तो कल ये भी आप जहन में रखिए कि आने वाले वक्तों में कोई भी हुकूमत इसी अंदाज से इस्लामाबाद में धरना होगा और वो हुकूमत उसको चलता करेगी। यही काम इमरान खान साहब ने कल किया था धरने के जरिए, आज वही धरना उनकी हुकूमत के खिलाफ होने जा रहा है। कल उसी धरने के खिलाफ उस वक्त की हुकूमत ने कहा कि आपने नुकसान किया है, आज फिर इमरान खान साहब वही बयान कर रहे हैं जो बातें कल उनको कही जाती थी। कल उन्होंने वो बात नहीं मानी, आज ये लोग वो बात नहीं मानेंगे। ये अच्छी रवायात नहीं है जिसका आपने भी हवाला दिया। हाँ, ये बात दुरुस्त है डॉक्टर साहब कि अवाम की जो तबाही फेरी है इस हुकूमत ने, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं फेरी थी। आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर, पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगी फर्टिलाइज़र नहीं थी, आज है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अब ये सुन रहे हैं कि एक वज़ीर मौसूफ, वज़ीर खुराक असम्बली के फ्लोर पे कह रहे होते मुझे नहीं पता गंदम कहाँ गई। अरे इतने भी होश लोग हैं ये, इनको इतना भी होश नहीं है कि गंदम आपकी कहाँ चली गई। आपने सब स्टैंडर्ड गंदम इंपोर्ट की, लोगों ने उसको अपनी गंदम के साथ आपने मिक्स करके लोगों को फ्लावर मिल्स में खाने को दिया। गन्ने का हाल देख लीजिए, चीनी की कीमत आज पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर। आज पाकिस्तान की करेंसी, आज पाकिस्तान का पाउंड स्टर्लिंग 221 रुपए पे पहुंच गया।
आपका जो कर्जा है पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे, पाकिस्तान का जो आपका एक्सपोर्ट्स है वो पाकिस्तान की लोवेस्ट तरीन वेब पे, आपके जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ आपके तकरीबन ख़त्म हो चुके, यूएई के साथ आपके ख़त्म हो चुके, आपका पीआईए का जहाज़ मलेशिया में उन्होंने बंद करके अटैच करके खड़ा कर दिया, आपने अपने जो होटल थे न्यूयॉर्क और दूसरी जगह पीआईए की प्रॉपर्टीज़ वो आपकी अटैच हो गई। और मज़े की बात यह है कि वो टीम जो आपकी एंटी करप्शन की आपकी जो पॉलिसी थी, आपका पूरा एसेंस था, वो आपकी एंटी करप्शन की टीम जो है वो वहाँ पे जाके खुद कमीशन मांगती रही। अब वो वहाँ से जो मीडिया से गुफ्तगू आई है उस ग्रुप की तरफ से, वो जो ईरानी कंसल्टेंट है या जिन्होंने ये प्रॉपर्टीज़ को या उनके या फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स को ट्रैक किया है, किसी एक ने यहाँ पे रिबट किया, उनसे रिबटल हो नहीं सकी। अच्छा जी, कितने बिलियंस ऑफ रुपीस, कोई 400 से ऊपर बिलियन रुपीस आपने उनको दे दिए। सो मच सो कि आपके पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की लंदन की हाई कमीशन में आपके अकाउंट्स जो थे वो फ्रीज हो गए, वो भी अटैच कर लिए गए। तो ये जो बात मेरे भाई, अब तो पार्क गिरवी रखे जा रहे हैं सर, पार्क, अब तो गार्डन गिरवी रखे जा रहे हैं सर, पार्क। हाँ, अब डॉक्टर साहब जो बात रियाज फतियाना साहब ने की, वो मेरे भाई पॉलिटिकल आदमी है, मैं उनके दिल से इज्जत करता हूँ। और डॉक्टर साहब जब आजाद एमएनए जीते तो वो हुकूमत में जाता है, तो जो पाकिस्तान की गरीब अवाम जिसको एक वक्त की रोटी नसीब है और 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, अगर वो हुक्मरानों के पास चले जाएं तो क्या आप इसको समझेंगे कि उन्होंने हुक्मरानों की फैसलों की तायीद कर दी है, तकलीद कर दी है? डॉक्टर साहब आप ये कभी कभी नहीं कह सकते। फकत इस वक्त मैं ये बात आपसे आज मैं आपके सामने कैटेगोरिकली कह रहा हूं डॉक्टर साहब, अगर इलेक्शन हो गए पीटीआई वर्सेस एनी अदर पार्टी, लूजर पीटीआई होगी। ठीक, ये इतनी बुरे बदनाम और इतने बुरी तरह से डॉक्टर साहब इन्होंने अच्छा आखिरी मेरी प्लीज आप बात सुन लीजिए, आपने मुझे 5 मिनट दिए। इन्होंने बल्दियाती निज़ाम अपना बदल दिया। ये जो बल्दियाती निज़ाम लेके आए थे और जिसकी बेसिस पे ये वक्त लेते रहे अदालतों से, अब इन्होंने फैसला किया नहीं, इनका निज़ाम गलत है। क्यों? क्योंकि ये इतनी बुरी तरह वो हारते हैं। ये बल्दियाती निज़ाम अपना निज़ाम नया लाना चाह रहे हैं बल्दियात का, इसलिए कि किसी तरह से ये बल्दियाती इंतखाबात करवा के ये जीत सके। और दूसरी बात, इन पे प्रेशर्स भी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि बल्दियाती इंतखाबात करवाएं। ये जो लोकल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने वाली जमात थी कि लोकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, वो तो तबाह बर्बाद करके रख दिया। ठीक है सर, इत्तेहादियों से 2.5 साल से जो इत्तेहादियों से एग्रीमेंट था, अब तक एक भी, हर इत्तेहादी नाखुश है, एक छोड़ के चला गया है। मैंने ये सिर्फ इजाफा किया, मैं आगे चलता हूँ, रियाज फतियाना साहब की तरफ जाता हूँ। एक सेकंड, हाँ जी सर, बोलें। डॉक्टर साहब मेरी एक बात, डॉक्टर साहब चौधरी साहबान पंजाब के अंदर एक बहुत अच्छी सियासत करते हैं, चौधरी परवेज लाई और जो शुजात हुसैन साहब, ये कोई वक्त आने दे, सबसे पहले चौधरी साहबान इनको छोड़ेंगे। जी सर, वो तैयार बैठे हैं, बात कर रहे हैं सर, वो तैयार बैठे हैं, खुदा के लिए सर, दबाव है सर, दबाव है। आगे चलते हैं रियाज फतियाना साहब। रियाज फतियाना साहब, मैं एक बहुत अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ सर आपसे। वजीर आजम ने पिछले दिनों फॉरेन फंडिंग के ऊपर एक बयान दिया है कि मैं ओपन ट्रायल के लिए चैलेंज करता हूँ। उसके बाद हमने अपोजिशन का सुना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये नहीं हो सकता। आज वजीर आजम का बयान है कि मैं क्लियर हो गया, मैं सुरखरू हो गया। तो सर इस बयान से सुरखरू हो गए, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं रजा भाई की बात, आपके पास भी 5 मिनट है सर। उन्होंने कहा कि ज़राअत का शोबा, मैं समझता हूँ जितनी काश्तकार इस दफ़ा खुशहाल हुआ है, हुकूमत में अच्छी कीमत मिल रही है फसलों की, वो तो दुआएं दे रहा है हुकूमत को। दूसरी गुजारिश ये है कि फॉरेन फंडिंग का जो मामला है वो सिर्फ पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी है, और इस सिलसिले में बिल्कुल हम तैयार हैं हर किस्म के जवाब के लिए। और मेरा ख्याल है कि चोर मचाए शोर वाली बात है। ज़्यादा तो अपोजिशन ने हंगामा खड़ा किया कि फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला क्यों नहीं हो रहा, जब हुकूमत ने एक आला अदालती शख्सियत की सरबराही में कमेटी बनाई है और बाकी चीज़ों को देखने की कोशिश की है। अब ये फिर शोर मचा रहे हैं कि इनकी मर्ज़ी का जज हो, इनकी मर्ज़ी का वकील हो, इनकी मर्ज़ी का ऑफिसर हो। तो मेरा ख्याल है ये बात तो बड़ी क्लियर है
क्योंकि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो ये बात कही जा रही है फ़ॉरेन फंडिंग की, उसमें कोई हकीकत नहीं है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हासिल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा वोट इस पार्टी को देते हैं और ऑब्वियसली उनकी ड्यूअल नेशनलिटी है और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखते हैं या ओवरसीज़ कार्ड रखते हैं, तो अगर वो उस हैसियत से पाकिस्तान की किसी जमात को चंदा देते हैं तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। लेकिन इनके बारे में तो मशहूर है कि एक अहम शख्सियत जो अमेरिका को मोस्ट वांटेड थी, उसने मुस्लिम लीग नून को फ़ॉरेन फंडिंग दी। उसामा बिन लादेन का जिक्र हो रहा है। तो ये सारी बातें माजी में हैं और किस किस बादशाह ने नहीं, वो सीरिया हो या UAE हो या सऊदी अरेबिया हो, कहाँ कहाँ से फ़ॉरेन फंडिंग पाकिस्तान की किस किस सियासी जमात को नहीं मिली। हम तो चाहते हैं सब चीज़ों को ओपन किया जाए, ठीक, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पता जाएगा कि फ़ॉरेन फंडिंग असल में मिली किसको और कहाँ पर वो इस्तेमाल हुई। चलें सर, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। कोई तो खोले ये सारी चीज़ें, चाहे PPP के खोलें, PML की खोलें, लेकिन PTI से तो शुरू करें। हुकूमत अपने आप से शुरू करे। वज़ीर आज़म ने कहा था एहतसाब मैं अपने आप से शुरू करूंगा, लेकिन शुरू तो करें। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा और फिर 5 मिनट मेरे पास है। वकास साहब के पास एक बहुत अहम सवाल लेके आऊँगा। ब्रेक। वेलकम बैक। शेख वकास साहब, आपने जो डिटेल में बात की थी वहीं से एक सवाल उठाता हूं कि अगर ये ब्रेकअप हो जाता है PDM में, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि 11 सियासी जमातों में सिर्फ पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो डिफेंसिव स्टेटमेंट ले रही है, या आप जो लोग कह रहे हैं कि 2 कश्ती में है, बाकी जो 10 जमातें हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर ये ब्रेकअप होता है और पीपल्स पार्टी अलग होती है PDM से, तो कुछ बहुत अहम तरीन लोगों का ख्याल है कि PDM ज़्यादा मजबूत हो जाएगी क्योंकि सारी जमातें एक पेज पे हैं और पीपल्स पार्टी को इसका अवामी बहुत नुकसान पहुंचेगा। क्या कहेंगे सर आप? देखिए सर, मैं तो पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 1 मिनट अगर मैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात कर लूँ तो उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। फॉरेन फंडिंग के हवाले से ये बड़ी क्लैरिटी है। अगर ये समझते हैं कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कोई फॉरेन फंडिंग केस है और उन्होंने इलीगल सोर्सेज से फॉरेन फंडिंग जो है वो ऑब्टेन की है माजी में या अभी, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि उनके खिलाफ भी जो कानून है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए और जो सज़ा उनको मिलनी चाहिए। मगर हम बात करते हैं PTI की, जिसके खिलाफ ये केस सन 2014 में दायर हुआ और 14 से लेके 15 तक PTI ने सिर्फ ये फैसला रुकवाने की कोशिश की, बल्कि चैलेंज किया इसको कि शायद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है कि वो पूछ सकें फॉरेन फंडिंग के बारे में। और फिर उसके बाद जब इनके खिलाफ फैसला हुआ तो इन्होंने कहा अकबर एस बाबर कंप्लेनेंट ही नहीं बन सकता। फिर उसमें इनके खिलाफ दोबारा फैसला हुआ तो फिर ये हाई कोर्ट में चले गए स्टे पे, वहां इनके खिलाफ फैसला हुआ, फिर ये कमेटी बन गई और अल्टीमेटली होते 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 ये इस बात को मानते ही नहीं थे कि इन्होंने कोई फॉरेन फंडिंग ली है, कुजा इस बात को कि उसका सोर्स लीगल है या इलीगल है। अभी इन्होंने एतराफ जुर्म कर लिया। पहले ये डिनाई करते थे कि इन्होंने कोई फॉरेन फंडिंग इलीगल नहीं ली है। अभी जो इनके वकील ने स्टेटमेंट दी है, इन राइटिंग एतराफ जुर्म किया है, उसमें इन्होंने अमेरिका से इलीगल सोर्सेज से वो फंडिंग एक्सेप्ट कर ली है और साथ ये कहा है कि वो 2 कंपनियां जो इनकी एजेंट थी उन्होंने इलीगल फंड इकट्ठा किया है और वो इलीगल फंड जो है वो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट है। सो पहले 2014 से लेके आज तक कहते रहे कि ली नहीं है, होना एतराफ जुर्म हो गया। अब ये तो एक नुक्ता है कि एतराफ जुर्म हो गया, अमेरिका से ले ली इलीगल। दूसरी बात यह है कि इन्होंने, ये दूसरा नुक्ता इस केस का, सोर्स ही डिस्क्लोज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि हर पार्टी एक सर्टिफिकेट जारी करेगी हर साल, उसमें अपने अकाउंट्स जो है हर साल एफिडेविट देगी जो पार्टी का चेयरमैन लिख के देगा। ठीक है जी। अब अगर कानून को अगर पढ़ा जाए, वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के आर्टिकल 210, 211, 12, 13 के तहत, तो कोई रास्ता नहीं है कि ये बच सकें। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टी हो जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, ये सारे MNA MPA जो अपने घर चले जाएंगे। अगर ये बचते हैं तो ये किसी थापड़े पे बचते हैं, वरना कानूनी रास्ता कोई नहीं जो बचने दा। अगर ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN घर जाती है, अगर उन्होंने गलत किया तो वो भी घर चले जाएं, ये भी घर चले जाएं, सारा तो जान छुटे। अब आप आगे आ जाते हैं, आपका सवाल, आपने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी PDM को छोड़ देती है तो क्या होगा ना। पीपल्स पार्टी अगर PDM को छोड़ देती है
तो पीपल्स पार्टी के पल्ले कख नहीं रह जाएगा। पंजाब में तो वैसे उनके पल्ले कुछ नहीं है, केपीके में बच्ची खचिया को बलोचिस्तान में क्रेडिबिलिटी है तो उनकी फारिग हो जाएगी, इसलिए कि इनको देखा जाएगा ऐसी कुव्वत के तौर पे जिसने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की कमर में जो है वो खंजर घोंपा, सिर्फ अपनी ज़ात, अपने फैमिली, अपने सिबलिंग्स के केसेस जो है बचाने के लिए, और बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सपोज हो जाएंगे। पीडीएम के बारे में ये कहना कि ये शायद मजबूत हो जाएगी, डॉक्टर साहब मेरी राय इसके बरअक्स है। मैं ये समझता हूं कि चाहे पीपल्स पार्टी का नुकसान हो या ना हो, मैं तो समझता होगा अगर वो छुरा घोंपते हैं पीडीएम की पीठ में, मगर पीपल्स पार्टी के जाने से पीडीएम का नुकसान होगा। सियासत है, परसेप्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, ठीक है जी। जब ये जाएंगे तो परसेप्शन जो है वो डिस्टर्ब होगी और उससे पीडीएम का नुकसान होगा। जो आपने बाकी 10 जमातें कही हैं वो एक एक सीटें वाली जमातें, मतलब जमातें गिरदा कोई नहीं जे, ठीक है जी। जमातें पीछे 2 ही रह जाती हैं, मौलाना साहब रह जाते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब रह जाते हैं। अब अगर आप ये समझें कि ये 2 मिलकर कोई तहरीक चला सकते हैं तो वो तहरीक सिर्फ तब ही कामयाब हो सकती है। याद रखिएगा डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी पब्लिक इनके पीछे खड़ी हो जाए, जो कि अभी तक मैं देख रहा हूं, ये जिस तादाद में जलसे हुए और जिस कमजोरी से ये लॉन्ग मार्च से भाग रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा कि अभी तक पब्लिक इनकी कॉल पे निकल रही है। जनरल पब्लिक ये अपने वर्कर को तो मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी तक सही तरीके से नहीं हो रहा, मगर पब्लिक की पार्टिसिपेशन, आम आवाम जो बगैर इन्विटेशन के आती है, मुझे वो भी पीडीएम के जलसों में नजर नहीं आ रही है। तो यस, पीपल्स पार्टी के जाने से पीडीएम का नुकसान होगा, ठीक है, पीपल्स पार्टी के पल्ले भी कख नहीं रह जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का टाइम खत्म हो गया, डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए।